Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will lecture the unit number 7 named Aramus Koon, written by Imtiaz Ali Taj, the material of Khulasa and the Iqtabas ki Tashri. I hope you can understand all the chapter. If this have any problem, write into your comment. I will solve it as soon as possible. So today I will start the unit number 8 named Katwa, written by Ghulam Abbas. First of all, I will explain. मैं एज वजाहत करूँगी कतवा। कतवा कैसे कहते किसे हैं, कतवा होता क्या है। कतवा बेसिकली मसाजिद, मकबरों और सराओं के बाहर एक जो दरवाजे में इबारत नहीं होते जिसे हम इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं, उसे उसमें लिख कर खुदवा दिया जाता है तो उसे हम कतवा बोलेंगे। और ये अफ़साना बुनियादी तौर पर इंसान की उन ख्वाहिशात और ख्वाब पर होता है जिनको हासिल करने के लिए वो अपनी तमाम ज़िंदगी लगा देता है, लेकिन वो मिल नहीं पाते और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, मायूस हो जाता है और अपनी किस्मत से भी नाराज़ हो जाता है। लेकिन वो ख्वाहिशात और ख्वाब कभी भी पूरे नहीं हो पाते। ये अफ़साना उस पर है। So without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. Then let's start. हाँ जी, तो हमारे आज के मुसन्निफ़ हैं गुलाम अब्बास। इनकी जाए पैदाइश है 1909 और जाए वफ़ात है 1982। इंग्लिश में 1909 एंड 1982। अब इस टाइम में इन्होंने जाए अपनी वलादत से लेके जाए वफ़ात तक क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गुलाम अब्बास अमृतसर मशरक़ी पंजाब इंडिया में पैदा हुए, यानी तब बरसगीर की तकसीम नहीं हुई थी। दयाल सिंह हाई स्कूल लाहौर से मैट्रिक पास किया। बाज़ अलूम शर्किया के इम्तहानात पास किए। लिखने लिखाने का शौक़ इन्हें बचपन ही से था। इब्तदाई उम्र में ही गैर मुल्की अफ़सानों के तराजुम किए। बच्चों के रिसाले फूल और ख़वातीन के रिसाले तस्बीब नुस्वां के मदही रहे। 1938 यानी 1938 में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए। 1947 यानी 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, यानी बरसगीर की तकसीम कर दी गई। ठीक है, तो ग़ुलाम अब्बास भी पाकिस्तान आ गए। कुछ अरसे बाद पंजाब एडवर्टाइजरी बोर्ड ने उनकी अदबी खदमात के तराफ़ के तौर पर नक़द इनाम से नवाजा और हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ पेश किया। ग़ुलाम अब्बास उर्दू अफ़सानवी अदब में क्लासिक का दर्जा रखते हैं। उनकी अहम तसानीफ़ में 3 अफ़सानवी मजमूए आनंदी, कनरस और जाड़े की चांदनी, जबकि 3 नावलट गोंदनी वाला तकिया, जज़ीरा सुखन, हुनोवरा और दुनक शामिल हैं। अलावा अज़ीम उन्होंने फील्ड मार्शल सदर अयूब खान की किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स का उर्दू तर्जमा जिस रिस्क के आती हूँ प्रवास में कम को कोताही के नाम से किया। ये थे उनके काम जो उन्होंने अपनी लाइफ में किए हैं। अब मैं लास्ट पढ़ूंगी क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। शाम ने किताब अफ़साना कतबा उनके अफ़सान के मजमूए आनंदी से मुस्तार है, यानी ये अफ़साना आनंदी से लिया गया है, जो उनके वसी मुशाहिदे और बरीक बीनी की उम्दा मिसाल है। जैसा कि आपको पता है कि ये अफ़साना काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसकी चंद एक जो चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको कम टाइम में चीज़ें जल्दी समझ आ जाए। सबसे पहले इसके मकासद तलबा को सदर दरवाजे के बाहर पर नाम की तख्त और कब्रों के कतबों के मफहूम से आगाह करना। बेसिकली कतबा इसे कहते हैं। ठीक है, तलबा को ग़ुलाम अब्बास के अफ़सानवी रंगो सरूब और उनके अफ़सानवी मजमूओं के नामों से आगाह करना। ठीक है, वो ऑलरेडी मैं आपको कर चुकी हूँ। तलबा को तरबिल मिसल, तदबीर, कुंदा बंदा, तकरीर जंदा खंदा का मफहूम समझाना। ये इंशाल्लाह मैं वीडियो की मश्क में आपको समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो की। तलबा को सरकारी मुलाजमीन बिला अमूम क्लर्कों के तौर तरीक़ों और उनके कामों की नौइयत से आगाह करना। ठीक है, बेसिकली ये कहानी भी एक क्लर्क पर ही है और तलबा को अफ़सानवी या गैर अफ़सानी नस्ल पारे पढ़ने का कहना और उनमें मौजूद मालूमात से रोशनास करवाना। शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर फ़ज़ा बागों और फुलबारी में घिरी हुई करीब करीब एक ही वज़ा की बनी हुई इमारतों का सिलसिला जो दूर तक फैलता था चला गया। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कमोबेश 4000 आदमी काम करते हैं और 4000 आदमी के साथ उनके क्लर्क भी होते थे। उनमें आला दर्जे के क्लर्क भी होते थे, दोम दर्जे के भी। और हमारे जो इस अफ़साना के क्लर्क हैं वो उनका नाम क्या है और वो किस दर्जे के क्लर्क थे उसके बारे में आपको बताती हूँ। गर्मी का ज़माना, दोपहर का वक्त, सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे शुरू हो गए, मगर अभी तक ज़मीन की तपश का ये हाल था कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे। अभी अभी एक पाँव
एक छिड़काव गाड़ी गुजरी थी। सड़क पर जहाँ जहाँ पानी पड़ा था अबोहरात उड़कर रहे थे। हाँ जी, ये हैं हमारे क्लर्क और आज के अफसाना के किरदार शरीफ हुसैन। दर्जा दोम मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला, उनसे उससे उससे उस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया जहाँ से तांगे वाले शहर की सवारियाँ ले जाया करते थे। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक तांगे में सवार होकर एक एक ऐसा लुत्फ़ था जो इसे महीने के शुरू में ही सिर्फ 4 या 5 रोज़ ही मिला करता था, क्योंकि उस इन्हीं दिनों में उसे तनख्वाह मिलती थी। और आज का दिन भी इन्हीं मुबारक दिनों में से था। आज खिलाफ़ मामूल तनख्वाह के 8 रोज़ बाद उसकी जेब में ₹5 का नोट और कुछ आने पैसे पड़े थे। वो किस वजह से? क्योंकि उनकी वाइफ़ और बच्चों समेत वो मायके चली गई थी। इसलिए इतनी जमा पूँजी उनके पास पड़ी थी। दिन में दफ्तर के हलवाई से 2-4 पूड़ियाँ लेकर खा ली थी और ऊपर से पानी पीकर पेट भर लिया। रात को शहर के किसी सस्ते होटल में जाकर ठहराई थी। थोड़ी देर बाद दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियाँ निकलने शुरू हुईं। इनमें टाइपिस्ट, रिकॉर्डर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, गर्ज अदना और औला हर दर्जा और हैसियत के क्लर्क थे। ठीक है, दर्जा अव्वल के भी और दर्जा दोम के भी। ये थी क्लर्कों की ज़िंदगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं कतबा तक ही लेके आऊँगा मटेरियल पे कि कतबा बेसिकली उनकी ज़िंदगी में कैसे आया। ठीक है, एक तांगे की सवारियों में एक कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर उसमें सवार हो गया। तांगा चला और थोड़ी देर में शहर के करीब दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। शरीफ हुसैन ने इकनी निकालकर कोचवान को दी और घर के बजाय शहर की जामिया मस्जिद की तरफ चल पड़ा। क्यों चले? जिसकी सीढ़ियों के गर्दागर हर रोज़ शाम को कोहना फरोशों और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थी। यानी कि ये कह लें कि सस्ता बाज़ार और मेला सा लग जाता था। दुनिया भर में की चीज़ें और हर वज़ा और कमाश के लोग यहाँ मिलते थे। अगर अगर मकसद खरीदो फ़रोख्त ना हो तो भी यहाँ और लोगों को चीज़ें खरीदने मोल तोल करते देखना बजाय खुद एक पुरलत्फ़ तमाशा था। यानी विंडो शॉपिंग करते भी लोग एक दूसरे को देखते होते थे इस सस्ता बाज़ार में भी। ठीक हो गया? अब शरीफ हुसैन इसमें बताया गया है, इसकी आप रीडिंग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिर एक संगे मरमर का पत्थर कैसे उनकी ज़िंदगी में आया और वो उसकी तरफ देख के क्या-क्या ख्वाब सजाने लगी, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक दुकान पर उसकी नज़र संगे मरमर के एक टुकड़े पर पड़ी, जो मालूम होता है कि मुग़ल बादशाह के किसी मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया हो। इसका तूल कोई 1.25 फीट था और अर्ज़ 1 फीट, यानी लंबाई और चौड़ाई। शरीफ हुसैन ने इस टुकड़े को उठाकर देखा। ये टुकड़ा ऐसी नफासत से तराशा गया था कि उसने महज ये देखने के लिए भला कबाड़ी उसके क्या दाम बताएगा कीमत दरियाफ्त की, यानी देखने के लिए। ₹3 कबाड़ी ने इसके दाम कुछ ज़्यादा नहीं बताए थे, मगर आखिर उसे उसकी ज़रूरत ही क्या थी? उसने टुकड़ा रख दिया और चलने लगा। क्यों हज़रत चल दिया, आप बताइएगा क्या दीजिएगा? वो रुक गया। ये ज़ाहिर करते हुए शर्म सी आई कि इसे इस चीज़ की ज़रूरत ना थी और उसने महज अपने शौक़ व तहक़ीक़ को पूरा करने के लिए कीमत पूछी थी। यानी एक इंसान, इसका ये कह सकते हैं कि चलते-चलते इंसान किसी दुकान में रुक जाए और किसी चीज़ को देख ले। उसने सोचा दाम इस कदर कम बताऊँ कि जो कबाड़ी को मंज़ूर ना हो। कम से कम वो अपने दिल में तो ये तो ना कहे 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 कि ये कोई कंगला था, यानी कंगाल था। इसके पास जो दुकानदारों का वक़्त ज़ाया और अपनी हर्ज़ पूरी करने में आया था, यानी विंडो शॉपिंग करने आया था। हम तो ₹1 देंगे। ये कहकर शरीफ हुसैन ने चाहा कि जल्द कदम उठाता तो कबाड़ियों की नज़र से ओझल हो जाए, मगर उसने मोहलत ना दी। जी सुनिए, तो कुछ ज़्यादा नहीं देंगे, ₹1.25 भी नहीं। अच्छा, ले जाइए। शरीफ हुसैन को अपने आप पर गुस्सा हुआ कि मैंने 12 आने क्यों ना कहे। ठीक है, ₹3 क्या वो संगे मरमर का पत्थर था, वो ₹1 में इसलिए आया था कि ये ना कहे कि ये जस्ट देखने ही आया था और इसको कंगला यानी कंगाल ना बोले, तो उसने ₹1 कहा। लेकिन कबाड़िया वाला उसकी इस बात पे मान गया, तो उसको इस बात पर भी गुस्सा है कि मैंने इसे 12 आने क्यों ना कहे। चलें, अब यहाँ से उसका जो है ख्वाब स्टार्ट हो गया। कीमत अदा करने से पहले उसने इस मरे टुकड़े को उठाकर दोबारा देखा, भला अगर ज़रा सा भी नुक्स नज़र आ जाए तो इसको सौदे मंसूख कर दे। मगर वो टुकड़ा बेयार था। ना जाने कबाड़िए ने उसे किस कदर सस्ता क्यों बेचना कबूल किया। रात को जब वो खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पर अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा, तो संगे मरमर के पत्थर का एक मुसर्रफ उसके ज़हन में आया। अब क्या ज़हन में है? खुदा के कारखाने अजीब हैं, वो गफूर रहीम है। क्या अजब उसके दिन फिर जाएँ, वो क्लर्क दर्जा दोम से तरक्की करके सुपरिटेंडेंट बन जाए। यानी पहला ख्वाब उसका ये था और उसकी तनख्वाह 40 से बढ़कर 400 हो जाए। ये नहीं तो कम से कम हेड क्लर्क ही सही। यानी या वो सुपरिटेंडेंट बन जाए
यहाँ से उसके संगमरमर के पत्थर से उसके ख्वाब स्टार्ट हो गए। फिर उसे साजे के मकान में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो कोई छोटा-सा मकान लेगा और उसके मरमरे टुकड़े पर अपना नाम करिंदा करा के दरवाजे के बाहर नस्ब कर देगा, यानी एक नेम प्लेट बनवा देगा इस पत्थर की। क्लियर हो गया जी? शुरू-शुरू में जब वो मुलाज़िम हुआ था तो उसका काम करने का जोश और तरक्की का वल्वला इंतहा को पहुँचा हुआ था। मगर 2 साल की सही हासिल के बाद रफ़्ता-रफ़्ता उसका जोश ठंडा हो गया, यानी उसको कोई तरक्की नहीं मिल पाई। लेकिन इस संगमरमर के पत्थर ने उसके दिल में बहुत-सी उम्मीदें जगा दी, बहुत से ख्वाब, बहुत सी ख्वाहिशें। मगर संगमरमर के टुकड़े ने पहले ही उनके ख़्यालों में हलचल डाल दी। मुस्तक़बिल के मुतालिक तरह-तरह के खुश आइंदा ख़्यालात हर रोज़ उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। ठीक है? इमेजिनेशन तसव्वुरात में चले जाता था। उठते-बैठते, सोचते-जागते, दफ़्तर जाते, दफ़्तर से आते, कोठियों के बाहर लोगों के नाम के बोर्ड देखकर, यानी नेम प्लेट देखकर। यहाँ तक कि जब महीना ख़त्म हुआ, उसे तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि संगमरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संगीत राज के पास ले गया और जिसने बहुत चाबुक दस्ती से उस पर उसका नाम कुंदा करके कोनों में छोटी-छोटी सी खुशनुमा बेलें बना दी। यानी वो पत्थर पे उसने पूरा अपना नाम लिखवा दिया और उसे, ठीक है, उसे एक नेम प्लेट की हैसियत से अपने पास रखना शुरू हो गया। यहाँ से उसके ख्वाबों का सिलसिला चलता ही जा रहा था, ठीक है। मगर कतबा साल भर उसी बेकवाड़ की अलमारी में पड़ा रहा। उस अरसे में उसने नहायत मेहनत से काम किया, अपने अफ़सरों को खुश रखने की नहायत कोशिश की, मगर उसकी हालत में कोई तब्दीली ना आई। अब उसके बड़े बेटे की उम्र 4 बरस की हो गई थी और उसका हाथ उसके बेकवाड़ की अलमारी तक बखूबी पहुँच जाता था। शरीफ हुसैन इस ख़्याल से कि कहीं इसका बेटा कतबे को गिरा ना दे, तो उसे वहाँ से उठा लिया और अपने संदूक में कपड़ों के नीचे रख दिया। अब यहाँ से आप रीडिंग कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको कुछ दिलचस्प इसकी बातें बताऊँगी, तो मैं उसी पे वीडियो को ख़त्म कर दूँगी, आप लाज़िमन इसकी रीडिंग कर लीजिए। मगर जब 3 महीने गुज़रे तो उसकी क्लर्क ने छठी की मियाद ही बढ़वाई और ना बीमार हुई पड़ा। अलबत्ता शरीफ हुसैन को अपनी जगह पर आ जाना पड़ा। इसके बाद जो दिन गुज़रे वो उसके लिए बड़ी मायूसी और सुदगीत के थे। यानी आहिस्ता-आहिस्ता उसके कतबे के मुताबिक उसके सारे ख़्यालात ख़त्म होने लग गए, क्योंकि उसे कोई तरक्की नहीं मिली। थोड़ी-सी खुशहाली की झलक देखने के बाद अब उसे अपनी हालत पहले से ज़्यादा अबतर मालूम होने लगी, यानी पहले से ज़्यादा उसका जो बुरा हाल हो गया। तो उसका जी काम में मतलब ना लगता था। ये है कि इंसान का अगर मेहनत के मुताबिक उसे ना मिले, उसको फल ना मिले, तो इंसान सुस्ती का, आलकस का शिकार हो जाता है और बेज़ार सा रहता। ना कभी हँसता, ना किसी से बोलता चालता, मगर ये कैफ़े चंद दिन से ज़्यादा नए अफ़सरों के तेवर जल्द ही उसे राह रास्त पर ले आए। ठीक है? साल पर साल गुज़रते गए, इस अरसा कतबा ने कई जगह बदली। कभी कबाड़ की अलमारी में, तो कभी मेज़ पर, कभी संदूकों के ऊपर, तो कभी चारपाई के नीचे। ठीक है? इसके बीच उसकी बीवी ने बड़ी कफ़ाशर और सलीक़ामंदी से अपने बेटे और बेटी की शादी करवाई। और कतबे का क्या बना उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसकी मौत के बाद उसका बेटा मकान की सफाई करा रहा था कि पुराने असबाब का जायज़ा लेते हुए एक बोरी में उसे कतबा मिल गया। बेटे को बाप से बेहद मोहब्बत थी। कतबा पर बाप का नाम देखकर उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू भर आए और वो देर तक एक महवियत यानी खो गया के आलम में उसकी खताती और नक्शनगारी को देखता रहा। अचानक उसे एक बात सोची, उसने उसकी आंखों में चमक पैदा कर दी। अगले रोज़ वो कतबा एक संग तराश के पास ले गया और उससे कतबा की इबारत में थोड़ी सी तरमीम कराई और फिर उसी शाम उसे अपने बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया। यानी ये अफ़साना उन ख़्यालात पर, ख्वाहिशात पर है जो इंसान की कभी पूरी ना हो तो उसकी वजह से इंसान कितना मायूस, कितना दुखी हो जाता है, उसके बारे में। सो इफ दिस हैव एनी क्वेश्चन, राइट इनटू योर कमेंट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।